सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मजनों को ओम जय भगवान। आज 2 अक्टूबर 2020 शुक्रवार हमारे योग प्रशिक्षण का 5वां दिन है। कल हमने सत्कर्म के अंतर्गत कपालभाति का अभ्यास किया था एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम का पुनरावर्तन किया था। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम एवं कपालभाति का पुनरावर्तन करेंगे। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम सीखेंगे। योगाभ्यास करने के पूर्व पुनः कुछ बातों को याद कर लेते हैं। पेट एवं आंतें खाली हो, जमीन पर आसन बिछाकर योग्य रीति से अभ्यास करें। अब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वप्रथम अनुकूल आसन का चयन करेंगे। आप पद्मासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। सर, गर्दन और काया एक सीधी रेखा में रहे, ऐसे सीधे रटाए बैठेंगे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद करें। मन शांत और प्रसन्न हो। चेहरे पर कोई तनाव ना हो। मस्तक और शरीर झुका हुआ और अकड़ा हुआ ना हो। सहज श्वसन करेंगे। धीरे धीरे 2-3 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन करेंगे। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाकर नाक पर स्थापित करें। बाई नासिका से धीरे धीरे पूरक करें। यथाक्षमता आंतर कुंभक करें। दाई नासिका से रेचक करें। उसी नासिका से पुनः पूरक करें।
यथाक्षमता आंतर कुंभक करें। धीरे से रेचक करें। साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवर्तन पूर्ण करें। शांत बैठे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का एक आवर्तन करेंगे। यदि शरीर झुक गया हो तो पुनः सीधा कटार बैठे जाए। दोनों घुटनों पर हथेलियों को स्थापित करें। थकान होने तक दोनों नासिकाओं के माध्यम से शीघ्रता से लयबद्ध मध्यम गति से पूरक और रेचक करें। अंत में आखिरी रेचक के बाद दाहिनी नासिका से पूरक करें। यथाक्षमता आंतर कुंभक करें। बाई नासिका से रेचक कर भस्त्रिका प्राणायाम का एक आवर्तन पूरा करें। श्वासों को सामान्य करें। आप भस्त्रिका प्राणायाम में पूरक और रेचक तीव्र गति से कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि पूरक और रेचक की लयबद्धता बनी रहे। अब हम कपालभाति का एक आवर्तन करेंगे। दोनों हथेलियों घुटनों पर रखें, जिससे कोहनियां सीधी, पेट तथा फेफड़े खींचे हुए रहेंगे। प्रथम तीर पूरक कर दोनों नासिका से लयबद्ध मध्यम गति से रेचक करना है। पुनः पूरक नहीं करना है। थकान होने तक केवल रेचक करना है। दो रेचक के बीच में स्वतः स्वल्प प्रमाण में पूरक हो जाएगा। हम स्वयं पूरक नहीं करेंगे। यह रेचक की प्रक्रिया के दौरान पेट की दीवार लयबद्ध सहज अंदर बाहर होगी। थकान होने तक रेचक का अभ्यास करें। अंतिम रेचक पूर्ण कर थोड़ा विश्राम करेंगे। अब हम नया प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भंवर को आपके घर में, बगीचे में या उद्यान में शायद देखा होगा। भंवर जिस प्रकार गुन करके गुंजाराव करता है, ऐसा ही गुंजाराव हमें योगी की विधि अनुसार करना है। योग में उसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। पुनः सर, गर्दन और काया एक सीधी रेखा में रहे, ऐसे कटार बैठे। दोनों हाथों से हमें षटमुखी मुद्रा बनानी है, जिसे भ्रामरी मुद्रा भी कहा जाता है। षटमुखी मुद्रा के लिए दोनों अंगुष्ठ को कानों में डालें। अंगुलियों को चेहरे पर रखकर चेहरा ढके। आंखों को बंद करके पहली उंगली आंखों पर रखें, हल्के से दबाएं। दूसरी उंगली नाक की नथुनी पर रखें।
तीसरी उंगली होठ के ऊपर और चौथी उंगली होठ के नीचे रखें। इस प्रकार षडमुखी मुद्रा में हमारे शरीर के 6 द्वार, 2 कान, 2 आँख और 2 नासिका हल्के दबाव के साथ बंद होगी। दूसरी उंगली जो नाक के नाखून के ऊपर है उसका दबाव कम करके धीरपूर्वक करें और रेचक के साथ बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करें। अब हम प्रथम आवर्तन करेंगे। धीरपूर्वक करें और रेचक के साथ बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करें। अब हम दूसरा आवर्तन करेंगे। फिर से पुनः धीरपूर्वक करें। रेचक करते हुए बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करें। अब आखिरी बार तीसरा आवर्तन करेंगे। फिर से पुनः धीरपूर्वक करें। रेचक करते हुए बंद मुंह के द्वारा म शब्द का उच्चारण करेंगे। अब सामान्य स्थिति में बैठ जाए। आंखें बंद रखनी है। अब उसका लाभ सुनेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा साधक को अनाहत नाद की अनुभूति होती है। गले और स्वर तंत्र से संबंधित व्याधियों जैसे कि थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स इत्यादि में प्राणायाम लाभदायक है। मन शांत बनकर स्थिर बनता है। मस्तिष्क की सूक्ष्म चेतनाएं जागृत बनती है। बाल्यावस्था में तुतलाना दूर होता है। स्मरण शक्ति के लिए लाभप्रद प्राणायाम है। कानों की सुनने की शक्ति बढ़ती है। अनिद्रा की तकलीफ दूर होती है। तनाव दूर होता है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक रोगों में भी लाभप्रद है। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ कर आंखों पर रखें। अब धीरे धीरे आंखें खोल कर सामान्य स्थिति में बैठ जाए। ओम सभी को ओम जय भगवान। कल हमने पद्मासन, द्विपाद उत्तान पादासन, द्विपाद शल्भासन, ऊर्ध्व नमस्कारासन, उष्ट्रासन, विकसित कमलासन ये सब आसन सीखे। आज हम उनमें से कुछ का पुनरावर्तन करेंगे और उसके जैसे कुछ और आसनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे। अब हम गले से सूक्ष्म क्रिया की शुरुआत करेंगे। आज गले को गोल नहीं घुमाना है, आज कुछ नया करेंगे। सबसे पहले आगे की ओर गर्दन को झुकाएं। यथाक्षमता झुकाना है। उसके बाद
पीछे ले जाए, पीछे की ओर झुकाए। गर्दन सीधी करें। अब दाएं की तरफ झुकाए, जितना हो सके कंधे के पास जाने की कोशिश करें। अब सीधे कीजिए गर्दन। अब बाएं की ओर झुकाए। अब गर्दन सीधी करें। अब आपको तिरछा घुमाना है गर्दन को। पहले दाएं की ओर आगे, फिर बाएं की ओर पीछे ले जाए, फिर दूसरी तरफ। अब हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म क्रिया। कंधे के समांतर हाथ आगे की तरफ फैलाएं, उंगलियां सीधी करें, फिर बंद करें। 3 बार ऐसा करना है। खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। फिर कोहनी से हाथ को मुड़ना है और उंगलियां कंधे पे लगानी है। दोनों हाथ से उंगलियां कंधे पे लगाए, कोहनी से हाथ मुड़ेंगे दोनों। 3 बार कीजिए। हाथ नीचे। अब दोनों कंधों पे दोनों हाथों की उंगलियां रखेंगे। दोनों हाथों को आगे से पीछे और पीछे से आगे घुमाना है 3-3 बार। बहुत अच्छा। 3-3 बार हो जाने के बाद हाथ नीचे लगाए। अब हम कमर की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ को कंधे के समांतर फैलाए, बाएं की तरफ मुड़े, जितना हो सके पीछे जाए, फिर दाएं की तरफ। ऐसा 3-3 बार दोनों तरफ कीजिए। हो सके उतना मुड़ना है कमर से। तीन बार हो जाने के बाद हाथ नीचे रखें। अब एक और सूक्ष्म क्रिया करेंगे कमर के लिए। पैरों को 1 फीट चौड़ा करें, कमर पे दोनों हाथ रखें। अब कमर को गोल गोल घुमाना है 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सके झुकने का प्रयत्न करें और कमर को गोल गोल घुमाएं। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे हो जाए। उसके बाद घुटनों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। इसके लिए घुटनों पर दोनों हाथ साबित करें। अब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं 3-3 बार घुमाना है घुटनों को। बहुत अच्छे, आराम से घुमाए, यथाक्षमता घुमाए, ज़्यादा कष्ट हो ऐसा ना करें। तीन बार हो जाने के बाद सीधे खड़े हो जाए। अब हम पंजों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। उसके लिए संतुलन बनाते हुए अपने पंजों पे शरीर को उठाए,
यथा क्षमता टिके रहने के बाद वापस मूल स्थिति में आए। दूसरी बार करेंगे। वापस आए। तीसरी बार करेंगे। अब धीरे से मूल स्थिति में वापस आए। आगे अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम कल सीखे हुए पद्मासन का पुनरावर्तन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को सीधे फैलाए, दाहिने पैर की पेढ़ी को बाएं पेढ़ी को दबाते हुए बाएं जंघा के मूल पर रखें। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पेढ़ी को दबाते हुए दाहिनी जंघा के मूल पर रखें। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा बनाए। आंखें मूंद कर ध्यान करें। शरीर को कमर से लेकर गर्दन तक एक सीधी रेखा में रखें। इसके साथ ही अब सामान्य स्थिति में वापस आए। इसके बाद हम पद्मासन से जुड़ा एक आसन नया सीखेंगे जिसका नाम है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन के लिए पद्मासन लगाकर बैठे। दोनों हथेलियों को जंघा के पास इस प्रकार स्थापित करें जिससे उंगलियां आगे घुटनों की दिशा में रहे। पूरक कर रेचक करें। बाह्य कुंभक की स्थिति में हथेलियों पर शरीर का वजन समान रूप से विभाजित कर पद्मासन को जमीन से ऊपर उठाए। पूरक करते हुए पद्मासन को जमीन पर वापस रखें। इस आसन का 3 बार आवर्तन करेंगे हम। पूरक कर रेचक करें। बाह्य कुंभक में पद्मासन को जमीन से ऊपर उठाए। पूरक करते हुए वापस नीचे लगाए और एक बार करेंगे। इस आसन से कंधे व हाथों की कलाइयाँ मजबूत बनती हैं। वीर्य संरक्षण शक्ति को बढ़ाता है। पेट के स्नायु को मजबूत बनाता है। हृदय संबंधित तकलीफें दूर होती है। बहुत अच्छा। अब सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम द्विपाद उत्तान पादासन का पुनरावर्तन करेंगे। पीठ के बल आसन पर लेटे। पैरों को सीधा रखे। हथेलियां जमीन पर उल्टी रखे। पूरक कर अंतर कुंभक में दोनों पैर बिना मोड़े 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाए। सामान्य श्वसन में यथाक्षमता रुकने का प्रयत्न करें। रेचक कर वापस मूल स्थिति में आए। यह आसन कल हमने सीखा था जिसका आज पुनरावर्तन किया। अब इसी आसन के जैसा एक आसन है जिसका नाम है सर्वांगासन। इसके लिए उत्तान पादासन की शुरुआत की स्थिति ही रहेगी। आसन पर पीठ के सहारे लेटे। दोनों पैरों को सीधा रखे। दोनों हथेलियां जमीन पर उल्टी रखे। अब इसके बाद अलग आएगा। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैरों को जमीन से सीधा ऊपर उठाए। रेचक करते हुए हाथ के सहारे से पीठ को ऊपर की तरफ सीधी उठाए। दोनों घुटने सीधे रखे। कंधे से लेकर पैर के पंजे तक शरीर को सीधा रखे। कोहनी, कंधा और गर्दन जमीन से लगे रहेंगे। बाह्य कुंभक में
यथाशक्ति टिके रहे। पूरब कर आंतकुंभक में कमर और पीठ को जमीन पर सीधा नीचे रखे, आराम से, एकदम से छोड़ना नहीं है। रेचक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। सर्वांगासन पूरे आसन का प्रभाव पूरे शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, इसीलिए उसका नाम सर्वांगासन है। अब एक और आवृत्ति करेंगे इस आसन की। एक बार फिर इस आसन का आवर्तन करेंगे। पूरक कर आंतकुंभक में दोनों पैरों को जमीन से सीधा ऊपर उठाए। रेचक करते हुए हाथ के सहारे पीठ को ऊपर की तरफ सीधी उठाए। दोनों पैर घुटन में से सीधे रखें। कंधे से लेकर पैर के पंजों तक का शरीर सीधा रखें। कोहनी, कंधा और गर्दन जमीन से लगे रहेंगे। बाह्य कुंभक में यथाशक्ति टिके रहे। पूरक कर अंतर कुंभक में कमर और पीठ को जमीन पर सीधा नीचे रखें, एकदम आराम से, जोर से पटकना नहीं है। रेचक करते हुए पैर को मूल स्थिति में लाएं। एक और बार यही आसन फिर से करेंगे। यदि आपको इस आसन करने में कठिनाई है तो आपको एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत के लिए ही है। अपने दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को अपने नितंब के पास रखें। अब पैरों को मोड़कर छाती के पास लाए। अब आंतकुंभक में हाथों की सहायता से शरीर को ऊपर उठाए, पैर सीधे करें। ये सिर्फ शुरुआत के लिए है, उसके बाद तो सही के तरीके से ही आपको आसन करना है। यथा क्षमता टिके रहने के बाद वापस मूल स्थिति में आए। इस आसन से सर्व अंगों को उत्तम व्यायाम मिलता है, रक्त संचार अच्छी तरीके से होता है, हृदय बलवान बनता है, थायराइड के स्राव नियंत्रित रखता है। अब इसके आगे हम वज्रासन का पुनरावर्तन करेंगे। अब हम वज्रासन का पुनरावर्तन करेंगे। वज्रासन के लिए दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएं। बाएं घुटने को मोड़कर इस प्रकार स्थापित करें जिससे बाएं एड़ी बाएं नितंब के नीचे रहे और पंजा पीछे की तरफ खुला रहे। इस प्रकार दाहिनी एड़ी को दाहिनी नितंब के नीचे रखें और पंजा पीछे की तरफ खुला रखें। दोनों अंगूठे एक दूसरे से सटे रहे। दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। यह हुआ वज्रासन। अब धीरे से मूल स्थिति में वापस आए। इसके आगे हम वज्रासन से ही मिलता जुलता एक और आसन सीखेंगे जिसका नाम है शशकासन, जो खरगोश जैसा खरगोश के नाम से पड़ा है। शशकासन करने के लिए दोनों पैरों को वज्रासन की भांति मोड़कर घुटनों पर बैठे। घुटनों पर बैठना है, पैरों को वज्रासन के जैसे मोड़ना है और घुटने पर बैठना है। कमर से आगे झुककर दोनों हाथों को जंघा एवं पिंडलियों के मध्य से निकालते हुए बाईं हथेली बाएं पैर के तलवे पर तथा दाईं हथेली दाहिने तलवे पर लगाए। कमर को इस प्रकार झुकाए जिससे कमर तीर की भांति मुड़े नहीं। गर्दन ऊपर की ओर रखें।
यह स्थिति में दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आए। अब फिर से यही आसन का आवर्तन करेंगे। वज्रासन जैसी स्थिति में आए, फिर घुटनों पे बैठे। कमर से आगे झुककर दोनों हाथों को जंघा एवं पिंडलियों को मध्य से निकालते हुए बाई हथेली बाएं पैर के तलवे पर तथा दाहिनी हथेली दाहिने तलवे पर लगाए। कमर को इस प्रकार झुकाए जिससे कमर की बातें मुड़े नहीं। गर्दन ऊपर की ओर रखे। यह स्थिति में दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। अब धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। वज्रासन में आके बैठ जाए। फिर से इसी आसन का एक आवर्तन करेंगे। घुटनों पे बैठे, कमर से आगे झुककर हाथों को जंघा एवं पिंडलियों के मध्य से निकालते हुए बाएं हथेली बाएं पैर के तलवे पर तथा दाहिनी हथेली दाहिने तलवे पर लगाए। कमर को इस प्रकार झुकाए जिससे कमर की बातें मोड़े नहीं। गर्दन ऊपर की ओर रखे। यह स्थिति में दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। इस आसन से चंचलता दूर होती है। रक्त संचार मस्तिष्क के प्रति ज्यादा होने से चेहरे की कांति बढ़ती है। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आए। मानसिक तनाव व निंदा जैसे रोगों में यह आसन राहत देता है। पाचन क्षमता बढ़ती है। पेट के स्नायु लचीले बनते हैं। अब हम एक नया आसन सीखेंगे, सेतुकासन। आसन पर पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर सीधे खड़े करें। हथेलियां कमर पर इस प्रकार रखें जिससे अंगूठा पेट पर व उंगलियां नीचे की ओर रहे। यह स्थिति में पूरक कर अंतर कुंभक में नितंब पीठ व कमर को जमीन से ऊपर उठाए। कोहनी, कंधा, गर्दन, एड़ी व मस्तक जमीन पर ही रखे। कोहनियों की सहायता से कमर को यथाक्षमता ऊपर उठाए। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। इस आसन का पुनः एक आवर्तन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर सीधे खड़े करें। हथेलियां कमर पर इस प्रकार रखें जिससे अंगूठा पेट पर व उंगलियां नीचे की ओर रहे। यह स्थिति में कुंभक पूरक कर अंतर कुंभक में नितंब पीठ व कमर को जमीन से ऊपर उठाए। कोहनी, कंधा, गर्दन, एड़ी व मस्तक जमीन पर ही रखे। कोहनियों की सहायता से कमर को यथाक्षमता ऊपर उठाए। ध्यान है कंधे नहीं उठाने हैं। रेचक करते हुए पुनः मूल स्थिति में आए। यही आसन का एक बार और आवर्तन करेंगे। इस आसन से कमर व पीठ दर्द में राहत होती है। कंधों के संबंधित तकलीफों में राहत मिलती है। थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथि के स्रावों को नियमित करता है। श्वसन तंत्र सुचारू रूप से कार्यान्वित होता है। मूत्राशय संबंधित बीमारी में लाभदायक है।
अब धीरे से रेचक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। अब कल हमने सीखा था अनुत्तासन, उसका अभ्यास करेंगे। अब खड़े हो जाइए अपने आसन पे। अनुत्तासन के लिए आसन पर सीधे खड़े रहे, पैरों के बीच 6 इंच की दूरी बनाए, पूरक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की दिशा में सीधे उठाए। आंतर कुंभक में कमर को पीछे झुकाते हुए यथाक्षमता दोनों हाथ और मस्तक को भी पीछे झुकाए। ध्यान रहे घुटने सीधे रहे। रेचक करते हुए धीरे धीरे पूर्ववत स्थिति में आए। अब इसी प्रकार का एक नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है पृष्ठ वंशासन। पृष्ठ वंशासन के लिए आसन पर सीधे खड़े रहे, दोनों पैरों को 1.5 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हथेलियों को कमर पर इस प्रकार स्थापित करें कि उंगलियां नितंब पर रहे। पूरक करते हुए पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ झुके। आंतर कुंभक में यथाक्षमता यह स्थिति बनाए रखे। पीछे झुकने पर संतुलन बनाए रखे। रेचक करते हुए पुनः पूर्ववत स्थिति में वापस आए। फिर से पृष्ठ वंशासन का आवर्तन करेंगे हम। दोनों पैरों को 1.5 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हथेलियों को कमर पर इस प्रकार स्थापित करें कि उंगलियां नितंब पर रहे। पूरक करते हुए पैरों को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ झुके। आंतर कुंभक में यथाक्षमता यह स्थिति बनाए रखें। रेचक करते हुए पुनः पूर्ववत स्थिति में आए। एक बार फिर से इस आसन का आवर्तन करेंगे। इस आसन से पेट व कमर की चर्बी दूर होती है, कमर लचीली बनती है, गर्दन व कंधों से संबंधित तकलीफें दूर होती है, शरीरस्थ चेतातंत्र कार्यक्षम बनता है, पैरों के जोड़ मजबूत बनते हैं, वक्ष का विकास होता है। मूल स्थिति में आइए। अब हम द्विपाद स्वल्पासन का पुनरावर्तन करेंगे, जिसके लिए आप आसन पे बैठ जाए। द्विपाद स्वल्पासन के लिए पेट के बल जमीन पर लेटे, दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों जंघा के नीचे स्थापित करें, ठोड़ी जमीन पर रखें। पूरक कर आंतर कुंभक में दोनों पैरों को एक साथ जमीन से ऊपर उठाए। दोनों घुटने सीधे रखें। रेचक करते हुए वापस पूर्व स्थिति में आए। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करते रहिएगा। अब हम एक नया आसन सीखेंगे जिसका नाम है नौकासन। नौकासन के लिए पीठ के बल लेटे, दोनों पैर सीधे व पंजे जुड़े हुए, दोनों हाथों को मस्तक की ओर भूमि पर कानों से लगाकर सीधा फैलाए। हथेली आकाश की दिशा में रखें। पूरक कर आंतर कुंभक में मस्तक, कंधे व दोनों हाथ पैर को जमीन से ऊपर उठाए, जिससे शरीर का आकार नाव की भांति बनेगा। रेचक करते हुए सामान्य श्वसन में आसन टिकाने का अभ्यास करें। मूल स्थिति में वापस आए। फिर से एक बार यही आसन करेंगे। पूरक कर आंतर कुंभक में मस्तक, कंधे व दोनों हाथ पैर को जमीन से ऊपर उठाए।
जिससे शरीर का आकार नाव की भांति बनेगा। सामान्य श्वसन में टिके रहें, फिर मूल स्थिति में वापस आए। एक बार और यही आसन करेंगे। अभी आपको थकान हो रही होगी, फिर भी थोड़ा प्रयास करके टिके रहे, फिर मूल स्थिति में वापस आए। इस आसन के लाभ मैं बोलूँगा, तब तक आप शवासन कर लें। नौकासन से पेट के स्नायु मजबूत बनते हैं, हर्निया एवं अर्श में लाभदायी है, कमर को मालिश मिलती है, पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है, कब्ज दूर होती है, पाचन क्षमता बढ़ती है। शवासन में पूरे शरीर को आराम मिले, इस तरह लेटे। कोई भी अंग अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। मन को शांत रखे, सामान्य श्वसन रखे। ज़्यादा तेज श्वसन या ज़्यादा धीमा ना हो। सांसें संतुलित रखें। आप शरीर को बाएं करवट पे ले जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर सीने के पास लाए, जैसे कोई छोटा बच्चा मुड़ के सोता हो, ऐसे सोइए। दोनों हाथ से घुटने पकड़ लीजिए। सर भी झुकाकर घुटनों के पास लाइए, हो सके इतना। इससे आपके शरीर को आराम महसूस होगा। अब धीरे धीरे शरीर को सामान्य कर आसन पे बैठ जाइए। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हमारा शरीर भी ब्रह्मांड की भांति अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रखने की शक्ति भी ईश्वर ने हमारे शरीर में ही दी है। पंच तत्वों के सही संतुलन द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं, साथ में मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति को संतुलित, सुरक्षित एवं विकसित कर सकते हैं। जब भी हम हस्त मुद्रा का प्रयोग करें, तब ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि एक ही हाथ से मुद्राओं का प्रयोग ना करके दोनों हाथों से मुद्राओं का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम बाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर के बाएं भाग पर, और जब हम दाहिने हाथ से करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर के दाहिने हिस्से पर पड़ता है। इसलिए दोनों हाथों से मुद्रा करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ जल्दी पहुंचेगा। कल की हुई ज्ञान मुद्रा एवं वायु मुद्रा को एक बार याद कर लेते हैं। ज्ञान मुद्रा के लिए दोनों हाथों की तर्जनी एवं अंगुष्ठ को एक दूसरे से हल्के से स्पर्श करना है और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखनी है। इस प्रकार से आप इसे किसी भी ध्यान के आसन में, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लाभ एक बार देख लेते हैं। ज्ञान मुद्रा के द्वारा हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है, हमारे अंतःस्रावों को संतुलित करती है ये मुद्रा, जिसके कारण मानसिक बीमारी जैसे पागलपन के दौरे पड़ना, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध, डिप्रेशन, अनिद्रा आदि में लाभ पहुंचाता है। अब हम
वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। वायु मुद्रा का अभ्यास करने के लिए तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाना है इस प्रकार, और अंगूठे को तर्जनी उंगली पर इस प्रकार हल्के से दबाना है। तीनों उंगलियों सीधी रखनी है और एक दूसरे से सटी हुई रखनी है। हथेलियां तनाव मुक्त और सीधी रखनी है। इस प्रकार आप देख लीजिए। अब दोनों हथेलियों को घुटनों पर स्थापित करेंगे। कल हमने वायु मुद्रा के लाभ में देखा था कि जिन्हें भोजन ठीक से हजम नहीं होता है, भोजन के बाद गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती है, वह भोजन के बाद वज्रासन करे और उसमें वायु मुद्रा का प्रयोग करे। वायु संबंधित रोग जैसे जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, गठिया वात इत्यादि में वायु मुद्रा लाभप्रद है। शरीर में अगर हल्की सी सूजन रहती है, उन्हें भी वायु मुद्रा का लाभ अवश्य मिलता है। आप प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करें। अब हम एक और मुद्रा सीखेंगे। मुद्रा का नाम है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए मध्यमा उंगली, जो कि आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, उसे अंगुष्ठ के अग्र भाग में हल्के से स्पर्श करेंगे और बाकी की 3 उंगलियों को सीधी रखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हथेलियां एवं उंगलियों को तनाव रहित एवं सीधा रखना है। इस प्रकार दोनों हाथ से आकाश मुद्रा का प्रयोग करेंगे और धीरे से दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे। आंखें बंद कर ले। मस्तिष्क, ग्रीवा और शरीर एक सीधी रेखा में रहे। चेहरा तनाव मुक्त रखें। अपना संपूर्ण ध्यान सांसों के आवागमन पर रखें। आकाश मुद्रा की नियमित अभ्यास से कान संबंधित बीमारियां जैसे कि बहरापन, कान में आवाज़ सुनाई देना, कान बहना आदि में लाभ पहुंचाता है। हृदय संबंधित बीमारियों में फायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत करता है एवं कैल्शियम में वृद्धि करता है। इस मुद्रा का अभ्यास आप प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक कर सकते हैं। उत्तम लाभ प्राप्ति हेतु 30 मिनट से 45 मिनट तक नियमित रूप से अभ्यास करें। ये हमें याद रखना चाहिए कि योगा अभ्यास में उत्तम लाभ प्राप्ति हेतु नियमित एवं सातत्यपूर्ण अभ्यास आवश्यक है। अब धीरे धीरे आकाश मुद्रा को खोलेंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। हल्के से आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए सामान्य अवस्था में आए। आज हमने ज्ञान मुद्रा एवं वायु मुद्रा का अभ्यास किया, उसके लाभ फिर से एक बार याद किए और नई मुद्रा आकाश मुद्रा का अभ्यास किया तथा उसके लाभ जाने। कल हम पुनः प्रातः 6:30 बजे मिलेंगे और नया योगाभ्यास सीखेंगे। सर्वमंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर ले, भगवान को याद करें। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम जय भगवान।